नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 21 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 21 का जो पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था नहीं गुजरती, तो नहीं, यहाँ पे उड़ीसा से नहीं गुजरती। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो 8 राज्य कौन कौन से जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से हम इन 8 राज्यों को बहुत ही डिटेल से याद करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एसपीटेट नवंबर में अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपके लिए बैच बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि 499 में मिल रही है आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। मतलब कि जो क्लास लाइव होगी वो आप कभी भी और किसी भी समय रिकॉर्डेड देख सकते हो। आपको घर में बहुत सारे काम होते हैं, छोटा बच्चा होता है, तो कभी भी आप हमारी क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ में आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। वापस आते हैं, मैं बात कर रहा था कि कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्यों की ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो याद रखना है, मित्र पर गमछा झार क्या है? ये ट्रिक है आपके कर्क रेखा के 8 राज्यों को याद करने की जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो मित्र से बनेगा मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से बनेगा प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, और गमछा से बनेगा गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और झार से बनेगा झारखंड। कितने राज्य हो गए? 8। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। और ये तो हमने 8 राज्य ट्रिक से याद किए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि भारत का वो राज्य जहाँ पे कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो भारत का ऐसा राज्य जहाँ पर कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज़्यादा है वो है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अच्छा, सबसे कम कहाँ पर है? मैंने सबसे कम में यहाँ पे, सबसे ज़्यादा में राजस्थान मेरे से निकल गया था। सबसे ज़्यादा कहाँ से जाती है कर्क रेखा? मध्य प्रदेश से जाती है। फिर बोलेगा सबसे कम विस्तार भारत में कर्क रेखा का किस राज्य में? तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है आपका राजस्थान में। तो सबसे कम राजस्थान में है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। अच्छा, इतना ही नहीं, फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश में स्थित है। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी आपको याद रखना है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड में या 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो अगर बात करें नेशनल वोटर्स डे की, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो ये राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले भी मैं इन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात आपके सामने कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, करेंसी हो गए, या आपकी मुद्राएं होगी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ये याद करके जाना है। मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, मैंने वहाँ पे बोला है कि स्पेसिफिक टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। भाई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को और क्या क्या मनाया जाता है? भाई 25 जनवरी को एक तो आपका नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, एक आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल जो टूरिज्म जो डे है, आपका राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस है वो भी आपका 25 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस दोनों के दोनों 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। भाई 24 जनवरी को भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भारत में होती है। 24 जनवरी को क्या होता है? तो 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये बहुत बार पूछा जाता है, नेशनल चिल्ड्रंस डे। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब होगा? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये आपका 24 जनवरी को होगा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, 5 जून को क्या होता है? अब 5 जून आपको पता होना चाहिए कि 5 जून को क्या होता है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो 5 जून वाला बहुत बार टेट में पूछ लिया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो अगर 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व
एड्स दिवस मनाया जाता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी को हमने देख लिया पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है और 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस, ये तो जाना ना जाने टेट परीक्षाओं में कितने बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को तो जरूर याद करके जाएंगे। एक ये और एक इसके बाद वाला जो बताऊंगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर बात करें आपका प्रवासीय भारतीय दिवस की, तो प्रवासीय भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को कब मनाया जाता है, प्रवासीय भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में काम आने वाले। एक एक क्वेश्चन आपको परीक्षाओं के लिए काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्काउट एंड गाइड। स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन है। स्कूलों में आपने देखा होगा स्काउट एंड गाइड होता है, उसकी ड्रेस भी होती है और ज़्यादा बच्चे उसमें होते भी नहीं है, थोड़े बहुत बच्चे होते हैं हर स्कूल में स्काउट एंड गाइड के। तो स्काउट एंड गाइड के जो संस्थापक है वो थे आपके बैडन पॉवल साहब। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले दुनिया के अंदर स्काउट एंड गाइड का जो आंदोलन की जो स्थापना है वो बैडन पॉवल ने कब और कहाँ पे की। तो स्काउट एंड गाइड की जो स्थापना है वो 1907 के आसपास में वो बैडन पॉवल के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लेकिन भारत में अगर मैं बात करूं, मतलब कि भारत में वैसे शुरुआत तो पहले हो गई थी। शुरुआत तो स्काउटिंग की और गाइडिंग की शुरुआत भारत में पहले हो गई थी। पहले स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई, फिर गाइडिंग की 1911 में हुई। लेकिन अगर मैं स्काउट एंड गाइड की औपचारिक रूप से भारत में गठन की बात करता हूँ तो वो 7 नवंबर 1950 को हुई थी। याद रखना है, अगर एग्जैक्ट रूप से औपचारिक रूप से भारत में स्काउट एंड गाइड्स का जो औपचारिक गठन किया गया था तो ये 7 नवंबर 1950 को किया गया था। इस बात को आपने याद रखना। और स्काउट एंड गाइड का जो मुख्यालय भारत में है वो नई दिल्ली में है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की तो ये दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ रहा है कि अगर आपको राष्ट्रीय कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे पता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व उपभोक्ता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल कंज्यूमर जो डे है वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ये दोनों आपको याद रखना है। अगर तो पूछेगा राष्ट्रीय तो आएगा 24 दिसंबर, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया तो आएगा आपका 15 मार्च। दोनों आपको याद रखना है। देखिए परीक्षाओं में क्वेश्चन जैसे भी पूछे जाएं, बाल की खाल आपको यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ, आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने बोला है आप इन वीडियोस को भी देख के जाओगे तो जीके में ना 70+ नंबर आराम से मार के आओगे। मैं नहीं बोलता कि 90 में से 90 लोगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा 24 अक्टूबर को क्या होता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन डे। क्या मनाया जाता है, यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे। भाई क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप अच्छे से करके जाओगे ना पेपर में आपको उतना ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। अच्छा बात करें यहाँ पे 7 अप्रैल दिया है। भाई 7 अप्रैल को सर क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा 6 अप्रैल की भी बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल की कर रहे हो तो 6 अप्रैल की भी गुरुजी कर दो। भाई 6 अप्रैल की बात करें तो 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 6 अप्रैल को। लेकिन अगर बात करें नेशनल स्पोर्ट्स डे, आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त, जो मेजर ध्यानचंद है उनकी जन्मदिवस की तिथि में अब राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा विश्व रेड क्रॉस डे, टेट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस जो डे है वो 8 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी ड्यूनेट। किसने स्थापना की थी रेड क्रॉस की, ध्यान से सुन लेना, हेनरी ड्यूनेट।
हेनरी ड्यूनेट। यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि हमारे पास कोई पेन नहीं होता है, इसलिए हाथ से हम काम चलाते हैं। तो हेनरी ड्यूनेट जो है वो क्या है, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा आपकी स्थापना की गई थी, किसकी, आपके रेड क्रॉस की। और रेड क्रॉस को सबसे ज़्यादा बार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कितने बार मिला होगा सर? 3 बार मिला है। कुल कितने बार मिला है? 3 बार रेड क्रॉस को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन आपकी टेट परीक्षाओं में साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी पैदा करती है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी पैदा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी पैदा होती है रिकेट्स, इसको सूखा रोग या अस्थि मृदा भी कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बहुत सारे विटामिन, और हर विटामिन की कमी से कोई ना कोई रोग होता ही होता होगा। तो देखो, जैसे आपका एनीमिया रोग है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि एनीमिया जो रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अच्छा, इसके अलावा आपका स्कर्वी रोग बहुत ज़्यादा टेट परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। फिर आपका रतौंधी, रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन ए की कमी के कारण आपको रतौंधी रोग होता है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वेरी जो आपका वेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। फिर है आपका विटामिन के, तो रक्त का थक्का न बनना, ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में सीधा पूछा गया है कि रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो हर विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में विटामिन का होना बहुत आवश्यक होता है, और विटामिन के कमी के कारण जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अच्छा, बेरी रोग हमने देख लिया, विटामिन बी के कमी के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और एनीमिया जो रोग है वो कैसे होता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, हर विटामिन के केमिकल नाम भी होता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे सर पूछे जाते हैं, जी बिल्कुल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसके लिए एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी। क्या है ट्रिक का नाम? रथ एक टॉफी। क्या बोलेंगे? रथ एक टॉफी। तो रथ से बोलेंगे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थॉ से थाइमीन। क्या है? थाइमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन। ए से बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कॉ से बोलेंगे कैल्सीफेरोल, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और अगर बात करें आपका विटामिन ई का, तो विटामिन ई का है टोकोफेरोल, और विटामिन के का है फिलिक्विनोन। तो एक एक करके हमने पढ़ा। रथ एक टॉफी मैंने आपको ट्रिक दिया, रथ एक टॉफी। तो टॉफी से बनाया हमने, रॉ से बनाया हमने रेटिनॉल, और थॉ से बनाया थामिन। तो विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी का थाइमिन है। फिर हमने एक से बनाए हमने विटामिन सी का जो नाम है वो कौन सा है आपका, तो विटामिन सी का नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का है कॉ से कैल्सीफेरोल। फिर टॉफी से बनाया विटामिन ई और विटामिन के। ई का नाम है टोकोफेरल, और फी का नाम है आपका फिलिक्विनोन। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं कि किस विटामिन का कौन सा केमिकल नेम है, कौन सा रासायनिक नाम है। एक एक करके मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अच्छा, मतदान की जो सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस टाइम की गई, और ऐसा कब हुआ, तो ये हुआ था 1989 में। तो याद रखना है ये कौन सा, देखो जब भी हमारे संविधान में कोई बदलाव होता है तो संशोधन होता है, तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत, ये भी सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि जो उम्र है वो 21 से 18 की गई। तो 61वां संविधान संशोधन, जो 61th जो अमेंडमेंट था, इसके तहत ही भारत में मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, तो वो थे आपके राजीव गांधी। तो ये राजीव गांधी के टाइम जो है, और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी पंचायत सेक्रेटरी पटवारी की भी वैकेंसीज आने वाली है। तो अगर आप में से भी कोई आपका रिश्तेदार, सगा संबंधी पटवारी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करता हो, तो उनको आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम 1 अक्टूबर से बैच शुरू करें। कॉमेंट बॉक्स में आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि पटवारी का बैच यूथ अध्ययन शुरू करें, क्योंकि हमारी फीस मात्र 499 है, और इतने फीस में कोई भी जो है वो बैच ले लेता है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो कौन सा संविधान
का अनुच्छेद था जिसके तहत मतदान की आयु को कम किया गया था? तो अनुच्छेद नंबर 326। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मतदान की आयु को 21 से 18 जब किया गया तो किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद नंबर 326, जिसमें ये बात मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मत अधिकार के आधार पर होंगे। और जब मतदान का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आया है। तो मतदान का अधिकार, टेट परीक्षाओं में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये भी आपको याद रखना है कि मतदान का अधिकार जो है कैसा अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? अगर बात करें पार्वती नदी की, तो पार्वती नदी का जो स्रोत है वो आपका कौन से मनतलाई झील है। तो मनतलाई झील जो है वो कुल्लू में पड़ती है और ये जो है वो पार्वती नदी का स्रोत है। यहीं से आपकी जो पार्वती नदी है उसका उद्गम होता है। अच्छा, मनतलाई झील आपको पता चल गया, यहीं से जो है पार्वती नदी का उद्गम होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू में सर और कौन कौन सी झीलें हैं? तो कुल्लू में है आपकी भृगु झील, कुल्लू में है आपकी सरयोलसर झील, कुल्लू में है आपकी कौन सी झील, आपकी श्रृंगटिंगू झील। तो ये कुल्लू में सारी की सारी है, भृगु हो गया, सरयोलसर हो गया, मनतलाई हो गया और श्रृंगटिंगू झील हो गया। तो ये सारी की सारी झील आपको याद रखनी है। अच्छा, सरवालसर कहाँ पर है? भाई सरवालसर तो आपको पता होनी चाहिए कि सरवालसर झील कहाँ पर है। हिमाचल के किस जिले में आपकी सरयोलसर झील है? ये सरयोलसर है, ये सरवालसर ये सरयोलसर हो सकता है। तो सरयोलसर मैंने बोला ये कुल्लू के जलोड़ी दर्रा है, वहाँ पर पड़ती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुक्सर। भाई देखो सुक्सर तो बहुत आसान है। सुक्सर झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपके मंडी में है और ये सर्दियों में बर्फ़ से ढकी रहती है सुक्सर झील। आपकी मनतलाई तो होगी, महाकाली बहुत बार पूछी जाती है महाकाली, और अलग अलग झीलों की झीलें यहाँ पे दे दी गई थी। भाई महाकाली झील की बात करें तो यह झील चंबा में और ये माँ काली को समर्पित है। चंबा के किस जगह में एग्जैक्ट पूछेंगे तो चंबा के चुराह में पड़ती है आपकी महाकाली झील, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक झीलें जो कि बड़ी चर्चित है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपकी हिमाचल प्रदेश की वो झील जो कि 7 झीलों का समूह है, तो है लामा डल झील। तो चंबा में पड़ती है लामा डल झील, ये 7 झीलों का समूह है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए हिमाचल की वो कौन सी झील है जो कि 7 टापुओं की झील है, 7 तैरते हुए टापुओं की झील है। ये ऐसा क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछा गया है। तो 7 तैरते हुए टापुओं की जो झील है ना वो है रिवालसर झील, और रिवालसर कहाँ पड़ती है? मंडी में। ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील कौन सी है? तो गंदे पानी की झील है भाई कराली, ये भी आपको याद रखनी है। कराली झील हिमाचल की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है। अब क्वेश्चन घुमा के कभी ये भी पूछा जाता है कि तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी? अगर तो बोलेंगे तैरते हुए 7 टापू तो आएगा रिवालसर, लेकिन अगर आपसे खाली पूछा है कि तैरते हुए 7 टापुओं की झील कौन सी, तो पराशर आएगा। कौन सी झील है? तो पराशर। अगर खाली आ रहा है तैरते हुए टापुओं की झील तो पराशर, लेकिन अगर 7 टापू बोले तो रिवालसर है। दोनों आपको ये नाम याद रखने हैं। और अगर रिवालसर झील की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीनों धर्मों के मंदिर साथ साथ है, हिंदू धर्म के भी है, बौद्ध धर्म के भी है और सिख धर्म के भी है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर एक क्वेश्चन और टेट परीक्षाओं में बार बार आता है कि हिमाचल की वो झील जो कि स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो नाकू झील हिमाचल की ऐसी झील है जो कि स्केटिंग के लिए क्या है? काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए हर एक बात यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप हर एक बात को यहाँ से डिटेल से सुन सकते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको पेपर में परेशान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किन्नर प्रदेश पुस्तक की रचयिता कौन है? भाई साहब ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में एक बार नहीं 10-10 बार पूछा गया है। तो किन्नर प्रदेश जो पुस्तक है इसके रचयिता है राहुल सांस्कृत्यान, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, राहुल सांस्कृत्यान किन्नर प्रदेश पुस्तक के रचयिता है। भाई बंसी राम यहाँ पे नाम दिया है, क्या बंसी राम के द्वारा भी कोई किताब लिखी गई है? तो ये आपके बंसी राम शर्मा हो सकता है। अगर बंसी राम शर्मा की बात करें तो इनको BR शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई किन्नौर लोक साहित्य, याद रखना है किन्नर लोक साहित्य। तो बंसी राम शर्मा ने एक बुक लिखी थी किन्नर लोक साहित्य, ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत कम आते हैं पेपर में, लेकिन जब आते हैं ना तो सीधे सीधे नंबर दिला के जाते हैं। तो किन्नर लोक साहित्य जो किताब है वो डॉक्टर बंसी राम शर्मा के द्वारा। भाई लालचंद प्रार्थी सबको पता है इनकी बुक, और अगर ये यहाँ पे आ गई और आप गलत कर गए तो ये फ्री का नंबर आपने छोड़ दिया। और अगर आप यूथ अध्ययन से पढ़ रहे हो और लालचंद प्रार्थी की बुक याद नहीं कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो लालचंद प्रार्थी के द्वारा बुक लिखी है कुल्लूत देश की कहानी। कौन सी बुक लिखी है? कुल्लूत देश की कहानी, ये भी आपको याद रखना है। भाई इसके अलावा MS रंधावा,
इनकी भी बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एस रंधावा की बुक, इनके द्वारा बुक लिखी है कांगड़ा पेंटिंग। तो ये सारी किताबें मैंने इन राइटर्स की आपको बता दी जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए थे। ऑप्शन के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। आज उनकी बात करेंगे जो कि परीक्षाओं में कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो अक्सर बच्चा गलत कर देता है। अगली बुक है हिमाचल पिलग्रिमेज। हिमाचल पिलग्रिमेज जो बुक है वो लिखी है वी एन दत्तार। किसने लिखी है? बी एन दत्तार। तो बी एन दत्तार साहब ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिमाचल पिलग्रिमेज। इस बात को आपने याद रखनी है। अगली बुक है हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी। ये किताब बहुत कम पूछी जाती, लेकिन पूछी जाती तो बच्चों को पता नहीं चलता कहाँ से पूछी है। शांता कुमार की अक्सर सारे यूट्यूब वाले बताते रहते हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत कम बताई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी जो बुक है वो लिखी है मियाँ गोवर्धन सिंह। देखिए, यूथ अध्ययन बेस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से बताई जाती है। तो मियाँ गोवर्धन सिंह जो है वो कहाँ पर, अगर आप हमारी यूट्यूब वीडियो को ही देख रहे हैं, यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो भी मियाँ गोवर्धन सिंह की बात कर रहे हैं, हिमाचल हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी। और सच में आप कंटिन्यूटी में रहना चाहते हो, बैच लेना चाहते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और कम पैसों में, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं हो, चाहते हो कि अपना पैसा बचाना चाहते हो, तो इस फीस में आप कोचिंग ले सकते हैं। एक कंटिन्यूटी रहती है कोचिंग से कि हाँ डेली पढ़ना है, डेली क्लास होनी है, टेस्ट होना है हर हफ्ते हमारा वीकली सैटरडे को टेस्ट रहता है। तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो हमारे बैचेस के माध्यम से। अच्छा, एक किताब और है। एक किताब है आपकी कौन सी? एक किताब है अबॉर्ड ऑफ गॉड। ये किताब बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन जब पूछी जाती है तो परेशान करती है। तो अबॉर्ड ऑफ गॉड जो बुक है वो लिखी है एंड्रयू विल्सन के द्वारा। किसने लिखी है? एंड्रयू विल्सन। तो एंड्रयू विल्सन का नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, एक बुक और यहाँ पे है, वो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट। ये बुक है आपका पोलेंड्री इन हिमालयाज। अच्छा, पोलेंड्री इन हिमालयाज पुस्तक लिखी है आपकी वाई एस परमार, जो कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री भी थे। और एक बुक है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। बुक का नाम है आपका कौन सा? तो बुक का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स। तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स लिखी है जे हचिक्सन। किसने लिखी है? जे हचिक्सन ने। और अगर पूछा जाए हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट, एक है हिमाचल, एक इससे पहले भी मैंने पढ़ाई थी, वो कौन सी थी? वो बुक थी आपकी कौन सी? अबॉर्ड ऑफ गॉड। उसका नाम था एंड्रयू विल्सन ने लिखी थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट तो है निकोलस रोरिक। तो ये सारी की सारी बुक से आपको याद रखनी है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो में एक नई जोश के साथ। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करें हर हर महादेव का।